गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जो डील करती है इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से जो थोड़ा बहुत वो डिफरेंसेस होते हैं प्रोजेनी में, वो वेरिएशंस कहलाती हैं। इन दोनों को मिला के हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में। अब मेंडल्स, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ग्रीगर जॉन मेंडल्स, उन्होंने अपने इनहेरिटेंस के ऊपर अपने लॉज दिए थे। उन्होंने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर कराया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। 7 साल तक किया था, 1815 से 63 तक, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट कराए थे यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन। जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन या प्योर लाइन उनके थ्रू किया था। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? जब कंटिन्यूसली आप उसको सेल्फ पॉलिनेट कराते रहते हो, तो हमें एक ही करेक्टर चाहिए, मान लो टॉलनेस, तो हम उसी को चाहेंगे, बाकी जो ड्वार्फ पौधे होंगे उनको हम हटा देंगे। तो जब हम उसको कंटिन्यू कराते जाएंगे तो वही करेक्टर आगे ट्रांसफर होगा, जिसको हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। तो इन्होंने 7 करेक्टर्स को लिया था, जिसमें 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज थी। करेक्टर कौन से होते हैं? जैसे स्टेम हाइट, तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो गए? टॉल एंड ड्वार्फ। अब करेक्टर हो गया फ्लावर कलर, तो इसके ट्रेट क्या हो गए? वायलेट एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन करेक्टर, इसके ट्रेट क्या हो गए? एक्सियल टर्मिनल। पॉट शेप, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, कंस्ट्रक्टेड मतलब पिचकी हुई। पॉट कलर में ग्रीन येलो, ग्रीन डोमिनेंट है, जो आगे लिखे हैं वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। सीड कलर में येलो ग्रीन, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब करेक्टर मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट, यानी एक करेक्टर को लिया गया, यानी एक करेक्टर, यानी मान लो टॉलनेस को, स्टेम हाइट को ले, तो वहाँ पर उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए जाएंगे, टॉल एंड ड्वार्फ। जब उनको हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या हुए? सारे प्लांट टॉल आए, कोई भी ड्वार्फ नहीं आया। बट सेकेंड जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर क्या हुआ? जो करेक्टर F1 में नहीं था, यानी जो ड्वार्फनेस था, जो F1 जनरेशन में नहीं हुआ था, बट F2 जनरेशन में उसका एक पार्ट यानी 25% पार्ट यानी 1/4 पार्ट अपीयर हुआ, यानी 3/4 पार्ट डोमिनेंट था और 1/4 पार्ट जो था वो रेसेसिव था। कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, या तो प्लांट टॉल थे या तो प्लांट रेसेसिव थे। मेंडल ने क्या कहा? जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और F1 जनरेशन में अपीयर हो रहे हैं, वो करेक्टर क्या है? डोमिनेंट। और जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होते बट F2 में आते हैं, वो हमारे रिसेसिव करेक्टर हैं। उस टाइम पर जीन्स डिस्कवर नहीं थी, तो मेंडल ने इनको क्या बोला था कि कुछ चीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है अनचेंज होके, जिनको उन्होंने फैक्टर्स कहा, क्योंकि उस टाइम पर जीन डिस्कवर नहीं हुए थे। इन फैक्टर्स को ही बाद में जीन कहा गया, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाती है। जीन कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट नोन एज एलील। तो एलील क्या है? बेसिकली स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सेम जीन, एक जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अब जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस बोलते हैं, तो कैपिटल टी होमो मतलब एक जैसी, स्मॉल टी भी एक जैसी हैं, तो होमोजाइगस हो गई। हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये डिफरेंट एलीलिक फॉर्म हो गई एक ही उसकी, ठीक है। टॉल एंड ड्वार्फ के लिए डिफरेंट एलीलिक फॉर्म हो गई। अब उन्होंने मोनोहाइब्रिड के लिए एक करेक्टर लिया है, टॉल एंड ड्वार्फ। राउंड रिंकल भी ले सकते हैं। डोमिनेंट के लिए हम जो भी डोमिनेंट कौन सा होता है उसी का ही हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉलनेस डोमिनेंट है तो कैपिटल टी से लिया, और उसी के ही स्मॉल अल्फ़ाबेट से हम रेसेसिव करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल टी से। F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए। F2 जनरेशन में पुनीत स्क्वायर से सेल्फ पॉलिनेट कराया गया। तो क्या हुआ कि 3 पौधे जो थे वो टॉल थे, एक ड्वार्फ था, यानी 3/4 पार्ट टॉल और 1/4 पार्ट ड्वार्फ आया। टॉलनेस के लिए एक ही जीन सफिशिएंट है, ड्वार्फनेस के लिए जब तक दोनों जीन नहीं आएंगी तब तक वो अपीयर नहीं होगा। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी एक है, तो 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटिपिक मतलब प्लांट देखने में कैसा है, तो 3 टॉल हैं, एक ड्वार्फ है, 3:1। इसी को हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जहाँ पर F1 जो प्रोजेनी है उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है, वो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। और ये बेसिकली किसके लिए कराया जाता है? जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम वायलेट कलर के फ्लावर को लेते हैं, वायलेट एंड वाइट, तो अगर हमें देखना है कि वो 100% वायलेट है या 50% वायलेट और 50% वाइट है, तो हम 2 चीज़ें लेते हैं यहाँ पर, कैपिटल W यानी वायलेट के लिए, और स्मॉल w वाइट के लिए। जब यहाँ पर ये कराया गया तो यहाँ पर क्या हुआ? 100% वायलेट आए। इसका मतलब है कि जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो यहाँ पर 50% कैपिटल W और स्मॉल w से कराएंगे, तो यहाँ पर 50% वायलेट आएंगे और 50% वाइट आएगा। तो आपको अगर ये पता हो कि 100% वायलेट आ रहा है या 50%, अगर 100% आ रहा है तो होमोजाइगस होगा, और 50% आ रहा है तो हेट्रोजाइगस।
अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइप निकालना है तो आपको टेस्ट क्रॉस कराना है, यानी F1 जो प्रोजेनी है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है। बैक क्रॉस का मतलब होता है किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, वो बैक क्रॉस कराता है, और टेस्ट क्रॉस होता है जो रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है। अब मेंडल ने जो अपने 3 लॉ दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको उन्होंने फैक्टर्स कहा था क्योंकि उस टाइम पर जीन डिस्कवर नहीं थी। फैक्टर्स अकर इन पेयर, अभी हमने देखा है कि हर चीज़ पेयर में होती है, चाहे वो क्रोमोजोम्स हो चाहे वो जीन्स हो, उन्होंने उनको फैक्टर्स कहा क्योंकि उस टाइम पर जीन डिस्कवर नहीं थी। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड अदर, अभी हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी अगर होगा तो कैपिटल टी डोमिनेंट होगा और स्मॉल टी रिसेसिव करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इट एक्सप्लेन ओनली वन पेरेंटल करेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेस्ड और बोथ ट्रेट इन F2, कि F1 जनरेशन में सिर्फ मोनोहाइब्रिड में जब हमने कराया तो सिर्फ एक करेक्टर अपीयर हुआ और F2 में दोनों करेक्टर आए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं होती है। पेरेंट कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, 2 पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों हैं बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर देखो सेग्रीगेट हो गए, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो गए, बट F1 जनरेशन जब आई तो ये दोनों आपस में मिल गए। सो गैमीट रिसीव ओनली वन। होमोजाइगस पेरेंट सेम टाइम ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा और हेट्रोजाइगस 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों के बीच में का करेक्टर आ रहा है, कोई भी डोमिनेंट मतलब दोनों इन दिस नाइदर ऑफ द 2 एलील आर कम्प्लीटली डोमिनेंट, दोनों कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है और एक दूसरे के ऊपर बीच में ब्लेंडिंग हो रही है और वो करेक्टर अपीयर हो रहा है। ये किस में होता है? सबके अंदर नहीं होता, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जैसे स्नैपड्रैगन और एंट्रीनियम, जहाँ पर रेड और वाइट को जब क्रॉस कराया गया और तो वहाँ पर F1 जनरेशन में पिंक आया, यानी ना तो रेड आया ना तो वाइट आया। सो इसको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो कैपिटल आर वाला रेड था और कैपिटल आर स्मॉल आर वाला पिंक था और स्मॉल आर वाला वाइट था। यानी यहाँ पर ये आपसे ये भी इनडायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रॉस है जहाँ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं। तो यही वो क्रॉस है जहाँ पर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है, एक रेड 2 पिंक और एक वाइट। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब है कि जो F1 जनरेशन है वो अपने दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। ये कहाँ किस में होता है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जीन आई कंट्रोल करती है इसको ब्लड ग्रुप को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट सरफेस, जो उसके सरफेस से बाहर निकली होती है। काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय जीन आई। द जीन आई हैज़ 3 एलील, 3 एलीलिक फॉर्म है IA, IB एंड स्मॉल आई, जिसमें IA एंड IB डोमिनेंट है, स्मॉल आई रिसेसिव है। IA एंड IB प्रोड्यूसेस डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, दोनों की अलग अलग शुगर होती हैं। जब यहाँ पर ये 3 जीन को रिप्रेजेंट करा है, मोर देन 2 जीन है तो उसको हम मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं। आई स्मॉल आई से कोई भी शुगर रिप्रेजेंट नहीं करता। ह्यूमन के अंदर जो है वो डिप्लॉयड है तो 2 जीन आएंगी। I एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, I एंड IB प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन शुगर, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है इसको, इसलिए हम को डोमिनेंस बोलते हैं। सो ए ब्लड ग्रुप होगा तो जीनोटाइप क्या होगा? या तो IA हो सकता है या IA स्मॉल आई हो सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो IB और या IB स्मॉल आई हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल आई होगा और IA एंड IB होगा तो ब्लड ग्रुप AB होगा। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम 2 करेक्टर्स को लेते हैं। यहाँ पर हमने सीड शेप एंड सीड कलर को लिया है। उसके बाद इसके ये गैमिट्स बनाए, फिर F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो आया और उसके बाद इसको पुनित स्क्वायर से जब बनाया गया तो यहाँ पर F2 जनरेशन में इसका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 9:3:3:1 आया। ये आप कैसे निकाल सकते हैं? 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9:3:1 आ जाता है। और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 था, 1:2:1 को 1:2:1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये जीनोटिपिक रेशियो आ जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी जीन्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होती हैं। मेंडल ने ये कहा था कि इंडिपेंडेंटली जाती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होकर नहीं जाती, क्योंकि अगर लिंक होकर जाती तो ये हमें ये रेशियो नहीं मिलता, क्योंकि अगर लिंक्ड होती तो हमेशा राउंड के साथ येलो आता और रिंकल के साथ ग्रीन आता, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हमें 2 नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले, राउंड के साथ ग्रीन भी आया और रिंकल के साथ येलो भी आया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, लैक ऑफ मेंडल जो वर्क था बहुत टाइम तक जो है मेंडल थ्योरी वॉज रिमेन अनरिकग्नाइज्ड टिल 1900। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हिज कंसेप्ट ऑफ genes stable discrete unit allele do not blend was not accepted by his contemporaries as explained
कॉन्टीन्यूस वेरिएशन इन नेचर, क्योंकि हमेशा वेरिएशंस हो रही थी। यूजिंग मैथमेटिक्स उन्होंने यूज़ की थी, ये सब बातें उन्होंने नहीं मानी थी। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। सो उसके बाद 1900 के बाद 3 साइंटिस्ट आए, ड्यूवेरिस, कॉर्नेस एंड वॉन चैमक, इंडिड इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडलवर्क, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? सुतान एंड बॉवेरी की। इन डिप्लॉयड सेल क्रोमोसोम अकर इन होमोलोगस पेयर्स, जीन्स ऑल्सो अकर इन एलिलिक पेयर, दोनों पेयर में होते हैं। कब सेपरेट होते हैं? जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है और उसके बाद वो वापस से रीयूनाइट हो जाते हैं। सुतान एंड बॉवेरी ने ये दिया था। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जो थॉमस हंट मॉर्गन ने किया, उन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला के ऊपर किया सेम एक्सपेरिमेंट जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर किया था। उन्होंने क्यों लिया ड्रोसोफिला को? क्योंकि वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं। देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सिंगल मीटिंग में बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन है मेल फीमेल के बीच में, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। उसके बाद उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दिया कि जो जीन्स, इन्होंने बोला कि मेंडल ने बोला था कि वो इंडिपेंडेंटली जाती हैं, पर मॉर्गन ने क्या कहा कि जो जीन्स क्रोमोसोम में जितने पास में होती हैं वो आपस में लिंक्ड होके जाती हैं, यानी वैसे ही लिंक होके आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसलिए जो उनका जो रेशियो था 9:3:3:1, ये इससे डेविएट हो जाता है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने येलो बॉडी वाइट आई को ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ क्रॉस कराया, यानी ये फीमेल है ये मेल है। वाई जो थोड़ा मुड़ा होता है इस पर जीन्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब इसको क्रॉस कराया, एक विदाउट क्रॉसओवर, एक क्रॉसओवर, जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन विदाउट क्रॉसओवर या आफ्टर क्रॉसओवर, और ये मेल। तो इसमें उन्होंने देखा कि हमें 8 कॉम्बिनेशंस मिले। इन 8 कॉम्बिनेशन में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो 98.7% था और जो रिकॉम्बिनेंट थे वो 1.3% थे। इसको हमने यहाँ पर अलग अलग लिया है, इसको भी हमने सेपरेट करा लिया और इस मेल के साथ हमने इसको क्रॉस कराया है। इसमें पहले इस वाली एक्स को इन दोनों के साथ और इस दोनों के साथ इन दोनों को सेपरेट कराया क्रॉसओवर के बाद, और उसके बाद ये वाई को क्रॉस कराया तो हमें ये कॉम्बिनेशंस मिले। तो उन्होंने बोला कि जो जीन्स हैं जितना पास में होंगी उतना वो लिंक्ड होके जाएंगी, जितना दूर होंगी उतना वो लिंक्ड होके नहीं जाएंगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक का मतलब होता है जब एक ही करेक्टर को बहुत सारी जीन्स जो है वो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक करेक्टर के लिए, उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं। पॉली मतलब मैनी, मतलब जीन्स मतलब बहुत सारी। तो यहाँ पर ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, AA, BB, CC, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इन दोनों को जब गैमीट बनाया और F1 जनरेशन में क्या हुआ, इंटरमीडिएट स्किन कलर आया, यानी एक करेक्टर के लिए बहुत सारी जीन्स हैं। प्लियोट्रॉपी इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी बहुत सारी एक जीन है जो बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करती है। यहाँ पर क्या था, बहुत सारी जीन एक करेक्टर के लिए थी, यहाँ पर एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है म्यूटेशन हो जाती है जीन में, जिसकी वजह से एक एंजाइम नहीं बन पाता फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो क्या हो जाता है, 3 चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है ये, मेंटल रिटार्डेशन ला रहा है, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, यानी एक जीन 3 करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है प्लियोट्रॉपी। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में आपने नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन जो पढ़ा हुआ है वो है XX, XY, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है और यही ड्रोसोफिला के अंदर भी होता है, जहाँ पर जो फीमेल होती है XX यानी एक टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको होमोगैमेटिक बोलते हैं, और मेल जो होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक यानी डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, X टाइप और Y टाइप। XO और XX टाइप, जहाँ पर फीमेल XX है और जो मेल है वो XO टाइप है, यानी एक मेल के पास एक X है दूसरे नहीं है। तो जहाँ पर XO होता है वो मेल बनता है, जहाँ XX होते हैं सेम टाइप के गैमीट वहाँ पर फीमेल बनती है। तो ये ग्रास ऊपर के अंदर देखने को मिलता है। ZZ, ZW, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी 2 तरह के गैमीट बनाती है, Z टाइप और W टाइप, और जो मेल होता है वो सेम टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटिक और कहाँ पर होमोगैमेटिक है। यहाँ पर मेल होमोगैमेटिक है, एक टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है, तो ये हमें बर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन हमको हनी बी के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, यानी 32 क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी 16 क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल होती है यानी हनी बी जो है फीमेल, वो म्योसिस के थ्रू, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू अपने गैमीट प्रोड्यूस कराती है 16-16, और जहाँ पर 16-16 का आपस में फ्यूजन होता है तो वहाँ पर फीमेल बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जहाँ पर 16 से डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है पार्थेनोजेनेटिकली यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर मेल का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसको हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि पार्थेनोजेनेटिकली किस में होता है, तो पार्थेनोजेनेटिकली इसके अंदर होता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब अगर जीन के अंदर चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ऑल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस के अंदर अगर ऑल्ट्रेशन आ जाता है तो चेंज हो जाता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जैसे यहाँ तो लॉस हो जाए बेस पेयर में कोई एक बेस पेयर का लॉस हो जाए या गेन हो जाए, यानी इंसर्शन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो नॉर्मल सीक्वेंस था वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। जैसे म्यूटेशन ड्यू टू सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, पॉइंट म्यूटेशन, यानी एक बेस पेयर चेंज हुआ और वो पूरा का पूरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा डिलीशन और इंसर्शन, बेस पेयर ऑफ डीएनए अगर डिलीशन हो जाता है या इंसर्शन हो जाता है तो पूरा एक सेंटेंस चेंज हो जाता है, जिसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनका पूरा एक फैमिली जो ट्री है उसको देखते हैं और वो कैसे पास ऑन हो रही है, कहाँ से किस में पास ऑन हो रही है, कौन सा डिसऑर्डर है, उसको हम ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक अबनॉर्मलिटीज और ए डिसीज। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और ऑल्टर्ड जीन। यहाँ पर स्क्वायर मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। ये मीटिंग सिंगल लाइन से मीटिंग होती है। उसके बाद ये ऊपर वाले पेरेंट्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन से होते हैं, वर्टिकल लाइन के बाद ये जो दो आ रहे हैं ये इनके ऑफस्प्रिंग है। ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग। अगर ये पूरा फिल होता है तो ये डिसीज होता है, डिसीज को शो करता है। यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के। अगर यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि डोमिनेंट है, रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो यहाँ पर अगर हर जनरेशन के अंदर ये भरा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये डोमिनेंट है। अब सेक्स लिंक्ड है या रिसेसिव है ये हमें देखना है। तो सेक्स लिंक्ड अगर होता है तो आप एक्स 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 वाई क्रॉस करा के देख सकते हैं। एक्स एक्स मतलब यहाँ पर इसके दोनों एक्स अफेक्टेड हैं। जब दोनों एक्स अफेक्टेड हैं तो ये देखो ये इसके बच्चे हैं 1 2 3 4, तो ये मेल नॉर्मल दिखाया जा रहा है, जबकि इसके दोनों एक्स अफेक्टेड हैं। इसका मतलब ये मेल भी अफेक्टेड होना चाहिए था अगर सेक्स लिंक्ड होता। ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। सेक्स लिंक हो ही नहीं सकता, सेक्स लिंक में मेल नॉर्मल आ ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, पेरेंट के पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक गैप आ गया है, इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। अब देखना है सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो सेक्स लिंक में यहाँ पर अगर देख रहे हैं एक मेल इफेक्टेड है एक फीमेल इफेक्टेड है, जबकि यहाँ पर पेरेंट नॉर्मल है, इसका मतलब ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल है। सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कैस्केडेड प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, वो अफेक्टेड हो जाता है जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर जो हेट्रोजाइगोट फीमेल होती है वो कैरियर होती है जो ट्रीसीज ट्रांसमिट करती है अपने सन के अंदर। क्यून विक्टोरिया जो है वो कैरियर है। यहाँ पर आपको कैरियर के लिए एक एक्स को इफेक्टेड दिखाना है। जब दोनों एक्स इफेक्टेड होते हैं तो फीमेल इफेक्टेड होती है, जो कि पॉसिबल तभी होगा जब उसकी मदर कैरियर और फीमेल मेल जो उसके फादर हैं वो इफेक्टेड होने चाहिए। ये एक सिंगल एक्स इफेक्टेड है मतलब ये कैरियर है, ये मेल नॉर्मल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नॉर्मल मेल आया, नॉर्मल फीमेल आई, नॉर्मल मेल आया, एक कैरियर फीमेल आई और एक अफेक्टेड मेल आया। कलर ब्लाइंडनेस भी सेम यही है। यहाँ पर क्या होता है, डिफेक्ट इन आइदर रेड ग्रीन कोन ऑफ आई, उसमें डिफेक्ट आ जाता है जिससे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते रेड और ग्रीन के बीच में, जिसमें मेल के चांसेस 8% है, फीमेल के 0.4% है। जीन किसमें प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे। और यहाँ पर भी सेम वही, वहाँ पर हीमोफीलिया के लिए H लेते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए C लेते हैं। फॉर डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड मदर कैरियर होनी चाहिए, फादर इफेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि फीमेल के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब तक दोनों एक्स इफेक्टेड नहीं होंगे तब तक फीमेल इफेक्टेड नहीं होगी। यहाँ पर भी वही नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, इफेक्टेड मेल, ये क्रॉस और हीमोफीलिया वाला क्रॉस सेम है। उसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये ऑटोसोमल डिसीज़ है जो अभी हमने बात की थी, जिसमें एक एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से वो अमीनो एसिड फिनाइल एलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे फिनाइल एलिन एक्यूमुलेट होने लग जाता है एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव, जिससे दिस इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता यूरिन के थ्रू बिकॉज ऑफ पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनी। और अभी हमने क्या देखा था, पिगमेंटेशन हो जाता है, हेयर लॉस होता है, तो ये सारा प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल था। उसके बाद आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो पेरेंट्स हैं अगर कैरियर भी हो सकते हैं, HbA-HbS पेयर ऑफ एलील हैं। HbA नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, HbA-HbS कैरियर, HbS-HbS डिसीज। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाती है आरबीसी की शेप, सिकल शेप हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर जब हमने ये क्रॉस कराया HbA-HbS को, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये HbA नॉर्मल आया, HbA-HbS कैरियर और ये अफेक्टेड आया। तो जो अफेक्टेड है
ये वाला एच बी एस। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बेस पर, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल भी है, सिंगल जो बेस पेयर है जी से जी हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, नॉर्मल आरबीसी की जगह शिकल शेप आरबीसी हो जाती है। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिंग रिसेसिव डिसऑर्डर है, जहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन और डिलीशन रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, अल्फा चेन या बीटा चेन नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन रिजल्ट इनटू एनीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, अगर अल्फा चेन नहीं बन रही तो अल्फा थैलेसीमिया होता है। ये कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक जीन्स है, जिनको HbA1 HbA2 होती है, जो क्रोमोसोम 16 पर होती है। इसमें से कोई भी म्यूटेशन हो सकता है। तो ये हो गया अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया कंट्रोल बाय सिंगल HBB जीन, जो क्रोमोसोम 11 पर होती है। तो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं बन रही है, यानी या तो अल्फा नहीं बन रही या तो बीटा नहीं बन रही। और सिकल सेल क्वालिटेटिव है, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो है वो सिकल शेप्ड हो रही है, आरबीसी की शेप। उसके बाद क्लाइनफेल्टर, उसके बाद आता है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमारे DKT 3 आते हैं। सेग्रीगेशन नहीं हो पाता ठीक से, क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड, जिसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, जिसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आप DKT से इसको कर सकते हैं। डी में डाउन सिंड्रोम, जहां पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, जिसको लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था, इसी के लिए उसका नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर होता है, स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग, पार्शली ओपन माउथ, पाम जो होती है करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है। फिजिकल साइकोमोटर मेंटली रिटार्डेड होता है। 21st क्रोमोसोम की ऑटोसोमी हो रही है, यानी ऑटोसोमल है। उसके बाद क्लाइनफेल्टर, वहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ रहा है तो XXY हो जाता है, तो यानी मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गायनेकोमास्टिया, सच इंडिविजुअल जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, जहाँ पर एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम एब्सेंस हो जाता है। 45 रहता है कैरियोटाइप, 44 + X हो, ये जो फीमेल होती हैं वो स्ट्राइल होती हैं। ओवरी रूडिमेंट्री स्टेज में होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होते। आप उसको DKT से याद कर सकते हो। डी यानी ऑटोसोमल की एक्सिस में हो रहा है, के मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक्सिस में हो रहा है, और टी मतलब जो एक X क्रोमोसोम है यानी सेक्स क्रोमोसोम है वो कम नंबर में आ रहा है। इस तरह से हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया।